हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच एलिमेंट इज हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनमें से जो तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, टाइटेनियम, बी इज कॉपर, सी इज जिंक एंड डी इज मैग्नीज। ठीक है, तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं। और की कंसेप्ट में हम क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लिखते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए substance is the is the temperature temperature at which its solid and solid and liquid phases in are in balance are in बैलेंस। ठीक है, और इसी तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर at which its sorry its vapor pressure vapor vapor pressure equals to the external pressure। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक टेम्परेचर जिसपे जो सॉलिड जो भी हमने सब्सटेंस लिया है उसका उसकी जो सॉलिड और लिक्विड फेज है वो इन बैलेंस में रहती है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने की कंसेप्ट में ये देख लिया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब बाद में हम देखते हैं कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका कम या ज्यादा होता है। तो आपको मैं बता दूं, जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है। तो उसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उस पर इस तरीके से डिपेंड करता है कि जैसे कोई भी हमारे पास में आइटम है, जैसे हम इन्हीं की बात करते हैं जो हमारे पास में है, टाइटेनियम की बात करते हैं। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमें पता है, आर्गन, फिर 3d2 4s2 होता है। अब हमें पता है जो डी ऑर्बिटल है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम डी ऑर्बिटल बना रहे हैं यहाँ पे। हमें पता है डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो किसी दूसरी मेटल के साथ में आसानी से बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास में है इसलिए। तो टाइटेनियम के लिए अगर हम जो 3d ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से बनता है। और आगे हम 4s में बना देते हैं एक बार, सभी के नहीं बनाएंगे हम, एक बार बस ऐसे समझने के लिए बना रहे हैं। 4s ये टाइटेनियम होता है। इसी के तरीके से कॉपर, जिंक और मैग्नीज के भी बना लेते हैं। जो कॉपर है
तो कॉपर होता है आर्गन 3d10 4s1। इसी तरीके से और क्या है, जिंक और मैग्नीज। जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक का होता है आर्गन 3d10 4s2। और लास्ट क्या है हमारे पास में, मैग्नीज। ये होता है आर्गन 3d5 और 4s2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने ज्यादा हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बॉन्डिंग और ज्यादा करने की, या जो किसी भी मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, क्यों? उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो मान लो इसके पास में कोई एक दूसरी कोई मेटल आ गई, मान लो एक्स मेटल आ गई, तो वो क्या करेगी, इसके साथ में कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, बिकॉज इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन परसेंट है। ठीक है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, जैसे भी कोवेलेंट बॉन्ड हो या फिर उनका फॉर्मेशन कर सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम जिंक की बात करें तो यहाँ पे जब फॉर्मेशन कर सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होती है वहां पे बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी या फिर जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ है उतनी ही ज्यादा होती है। उसी तरीके से अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में हम देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसके पास में। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये किसी दूसरे मेटल के साथ में बॉन्ड भी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है। जिंक है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के कारण ये जब किसी दूसरे मेटल के साथ में या फिर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन करता है तो वो बहुत ही कम करता है, या फिर उसके चांस बहुत कम होते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिंक अगर किसी दूसरी मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड जो बनेगा वो कम स्टेबल होगा, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम इसके लिए ये लिख सकते हैं, फॉर्म वीक बॉन्ड विथ अदर एटम। दूसरे एटम के साथ में जब ये बॉन्ड बनेगा तो वो बहुत ही वीक बना सकता है, बिकॉज जिंक खुद क्या है, ज्यादा स्टेबल है। जो जितना ज्यादा अगर जिंक खुद ही स्टेबल है, भाई कोई भी एटम हो या फिर कोई कंपाउंड हो, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए बॉन्डिंग वगैरह करता है। तो जिंक वो खुद ही स्टेबल है तो ये बॉन्ड बनाने के लिए क्यों जाएगा? ठीक है, बिकॉज इसके पास में न तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाकी जो कॉपर मैग्नीज और हमने क्या लिया, टाइटेनियम लिया, ये सभी इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो बॉन्डिंग कर सकते हैं, और बॉन्डिंग करेंगे तो इनके पास में ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन जिंक के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और ये खुद ही स्टेबल है, तो स्टेबल होने के कारण ये अगर किसी के साथ में बॉन्ड भी बनाएगा तो वो बहुत ही कम स्टेबल होगा या वीक स्टेबल होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड बनेगा उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। दैट मीन्स हम ये क्या बोल सकते हैं, आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब उसको अगर मेल्टिंग पॉइंट या उसकी बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आंसर हम देखते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।